जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन है दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान दर्पण देख रहे हैं। ये टॉपिक नंबर आपको होता है दोस्तों, टॉपिक नंबर यह 4 होने वाला है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है करंट अफेयर के तौर पे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो दोस्तों इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है उसे कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर कवर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को इसमें हम लोग करते हैं। इससे पहले आपने यदि कोई भी सेशन नहीं देखा है फरवरी 2024 का सामान्य ज्ञान दर्पण, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आर्थिक परिदृश्य का, फिर क्या राष्ट्रीय परिदृश्य का, स्मरणीय तथ्य का, ये सब मैंने पहले करा दिया है। और हम लोग आते हैं और सामान्य न्यूनतम ज्ञान जो होता है वो भी मैंने करा दिया है। तो देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। इसको भी हम लोग कवर करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, जिसमें पहला क्या है, इजराइल हमास युद्ध रोकने के लिए सुरक्षा परिषद में लाए गए युद्ध विराम प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो रहा। देखिए इसमें क्या है, देखिए इजराइल हमास युद्ध रोकने के लिए सुरक्षा परिषद में लाए गए युद्ध विराम प्रस्ताव पर अमेरिका का वीटो रहा है। तो फिलिस्तीन हमास जो है लड़ाकों व इजरायली फौजों के बीच जो है गाजा में 7 अक्टूबर 2023 को चल रही लड़ाई ने अन्य शहरों को भी अब लपेट में ले लिया है तथा हजारों की संख्या में लोग इसमें मारे जा चुके हैं। मिस्र एवं कतर की मध्यस्थता से 24 से 30 नवंबर को युद्ध विराम में दोनों पक्षों के बंधकों एवं नागरिकों को आदान प्रदान यद्यपि हुआ है, किंतु यह युद्ध विराम 1 सप्ताह तक ही सीमित रहा। इसकी समाप्ति के साथ ही पूरे गाजा में जमीनी पर हवाई हमले इजरायली सेना के द्वारा किए गए। हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए टैंकों से गोलीबारी के साथ साथ हवाई हमले भी इजरायली सेना के द्वारा किए गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया, दिसंबर के पहले सप्ताह तक जो है 17,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके थे इस युद्ध में, जबकि 50,000 से अधिक लोग इसमें घायल हो चुके हैं। 17,000 से अधिक लोग मर चुके हैं और 50,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं इस युद्ध में। युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 दिसंबर 2023 को लाया गया है सुरक्षा परिषद में, और तत्कालिक युद्ध विराम प्रस्ताव जो है अमेरिका के वीटो के कारण नाकाम हो गया है। 15 सदस्यीय परिषद में अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमीरात जो यूएई के द्वारा लगाए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को 13 देशों ने समर्थन किया। कितना देश समर्थन किया? 13 देश ने, जबकि अमेरिका ने वीटो कर प्रक्रिया को रोक दिया है। 15 सदस्यीय ब्रिटेन ने 15वें सदस्य जो है ब्रिटेन ने मतदान में भाग नहीं लिया। युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन प्रस्ताव में वीटो करने वाली अमेरिका राजदूत जो है रॉबर्ट वुड का कहना था कि प्रस्ताव में हमास के 7 अक्टूबर के इजराइल पर हमले की निंदा न करके इसे एक तरफा बना दिया था। इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के विभिन्न हमले की निंदा न करने वाली भाषा के प्रस्ताव में इस्तेमाल किए जाने को अमेरिकी राजदूत ने समझ से परे बताया है। युद्ध विराम प्रस्ताव के इस तरह से विफल होने पर संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत चिंता व्यक्त की है। अब अगला पॉइंट बनता है हम लोग का, सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की पराजय के बाद जो है नेशनल पार्टी की क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड के नए संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की पराजय के बाद निवर्तमान क्रिस हिपकिंस ने त्यागपत्र दे दिया तथा संपन्न संसदीय चुनाव के परिणाम स्वरूप नेशनल पार्टी, न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी तथा एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी की गठबंधन सरकार नवंबर 2023 में वही बनी जिसमें नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ 27 नवंबर 2023 को ग्रहण किया। 53 वर्षीय लक्सन मूल्यतः अर्थशास्त्री हैं तथा 3 वर्ष पहले 2020 में ही पहली बार लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर संसद में वह पहुंचे थे तथा अगले ही वर्ष 2021 में विपक्ष के नेता की भूमिका उन्होंने निभाई थी तथा 2023 में उनकी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और प्रधानमंत्री बनने का अवसर उन्हें प्राप्त हो गया। नई सरकार के गठबंधन के लिए 1 माह से भी अधिक समय तक चली वार्ताओं के बाद न्यूजीलैंड फर्स्ट तथा एसीटी न्यूजीलैंड के साथ गठबंधन लक्सन की
नेशनल पार्टी ने किया। समझौते के तहत न्यूजीलैंड फर्स्ट के नेता जो है विंस्टन पीटर्स तथा एसीटी के डेविड सिमोर आधे आधे कार्यकाल के लिए उप प्रधानमंत्री बने रहेंगे। समझौता जो दो पार्टियों का हुआ है, गठबंधन जो हुआ, उसमें न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के जो नेता हैं वो विंस्टन पीटर्स, कौन है? विंस्टन पीटर्स, और एसीटी के हैं डेविड सिमोर। ये दोनों जो है आधा आधा कार्यकाल के लिए उप प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री पद पर क्रिस हिपकिंस, जिन्होंने जनवरी 2023 में ही जेसिंडा आर्डर्न के त्यागपत्र के बाद कार्यभार संभाला था, का स्थान न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी के 53 वर्षीय लक्ष्मण लिए हैं। लंबे समय तक सत्ता में रही जेसिंडा आर्डर्न के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी को पराजय का सामना ताजा चुनाव में करना पड़ा है। नए प्रधानमंत्री लक्ष्मण ने मध्यम वर्ग के लिए करों में कटौती के साथ अपराधों पर नियंत्रण के वादे मतदाताओं से किए हैं। अगला पॉइंट बनता है दक्षिणपंथी जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के नई राष्ट्रपति बनी है। जेवियर मिलेई जो है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक माने जाने वाले धूर दक्षिणपंथी नेता जो है जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। नवंबर 2023 में निर्वाचित हुए थे तब, तथा नए राष्ट्रपति के रूप में 10 दिसंबर को शपथ उन्होंने ग्रहण किया है। इस पद पर एल्बर्टो फर्नांडीज ने, जो 2019 से राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे, का स्थान 53 वर्षीय मिलेई ने लिया है। निवर्तमान राष्ट्रपति जो है एल्बर्टो फर्नांडीज स्वयं दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के पात्र थे, किंतु उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा है। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले दौर में 22 अक्टूबर 2023 को संपन्न मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवार कौन कौन है? जेवियर मिलेई तथा सर्जियो मासा थे, जिसके चलते 19 नवंबर को दूसरे दौर के मतदान 3 अन्य प्रत्याशी को हटाते हुए इन दोनों के बीच की मतदान दूसरे दौर में कराया गया था। इसमें आश्चर्य की यह बात रही है कि सुनिश्चित जीत वाले उम्मीदवार माने जा रहे मिलेई को पहले दौर में 30% मत ही प्राप्त हुआ था, जबकि निवर्तमान सरकार को अर्थव्यवस्था मंत्री रहे मासा ने 36% प्राप्त किए थे। दूसरे दौर के मतदान पासा ही पलट गया। लगभग 56% मत जो है मिलेई को मिले, जबकि सर्जिया मासा को मात्र 44% ही मत मिल सके। अगला पॉइंट बनता है हम लोग का ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। यह दूसरा संस्करण है, से पहले 2021 में हुआ था, 2 वर्षों पे होता है। भारत अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत ने 10 नवंबर 2023 को कहां पे? नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। यह वार्ता संपन्न करने के 10 दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत ने 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न की थी। इसके साथ ही इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस, जो वहां के उप प्रधानमंत्री भी हैं, तथा विदेश मंत्री पेनी बोंग एक दिन पहले ही नई दिल्ली पहुंच गए थे। दोनों मेहमान मंत्रियों तथा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सह अध्यक्षता में दोनों पक्षों की वार्ता 20 नवंबर को संपन्न हुई। इससे पहले दोनों विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को अलग अलग बैठक भी द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में हुई। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता का यह दूसरा संस्करण था। दोनों देशों के बीच पहली जो है 2+2 वार्ता 11 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में ही संपन्न हुआ था। यहाँ पे एक दृश्य दे सकते हैं दोनों का। 2+2 अवसर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पोनी वेंग और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस साथ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। बीस नवंबर 2023 को 2+2 वार्ता में रक्षा एवं सुरक्षा तथा व्यापार एवं निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया बहुआयामी संबंधों का गहरा करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया गया। द्विपक्षीय मुद्दे के अतिरिक्त पारंपरिक महत्व के क्षेत्रीय व ऑस्ट्रेलियाई मुद्दे पर भी चर्चा शामिल थे। आपसी आर्थिक सहयोग में रही वृद्धि पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त किया। चालू वर्ष 2023 के दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए असाधारण वर्ष बताते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने
वार्ता में कहा कि दिसंबर 2022 में दोनों देशों के बीच लागू हुआ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जो है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है ECTA के आर्थिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी की सहयोग की स्थिति का जायजा लेने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दे पर विचार के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्री ने 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क वार्ता 2+2 वार्ता के अगले 21 नवंबर को संपन्न की। अगला पॉइंट क्या बनता है? भारत स्थित अपना दूतावास अफगानिस्तान ने अस्थायी रूप से बंद कर दिया। क्यों किया, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। भारत व अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों में एक ठहराव गत नवंबर माह में उस समय आया जब अफगानिस्तान ने भारत में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को 23 नवंबर 2023 से अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा कर दी। इससे दोनों देशों के बीच 22 वर्ष पुराने राजनयिक संबंध पर विराम लग गया। इससे पहले अफगानिस्तान दूतावास ने 1 अक्टूबर 2023 से परिचालन बंद करने की घोषणा 30 सितंबर 2023 को ही की थी। दूतावास ने तब भारत सरकार से समर्थन की मांग अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने के लिए विफल और कर्मियों और संसाधनों की कमी के हवाला दिया था। दूतावास को अब अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करते हुए भारत सरकार की तरफ से लगातार मिल रही चुनौतियों की बात भी दूतावास के द्वारा कही गई है। इसके साथ ही विगत वर्ष में भारत सरकार से मिले समर्थन के प्रति आभार भी दूतावास के द्वारा व्यक्त किया गया है। दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने के बारे में दूतावास की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह फैसला 23 नवंबर से ही मान्य है। नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करते हुए अफगानी दूतावास ने कहा है कि अब इनका कोई भी राजनयिक भारत में मौजूद नहीं है तथा अफगानी राजनयिकों ने मिशन को पूरी तरह से भारत सरकार को सौंप दिया है। दूतावास भवन, बैंक अकाउंट व वाहन आदि इसमें शामिल है। अगला पॉइंट है, मालदीव से भारतीय सेनाएं हटाने का वहां की नई सरकार का भारत से अनुरोध किया गया है। शुरू से ही भारत विरोधी विचारधारा के लिए जाने वाला मालदीव नए निर्वाचन राष्ट्रपति जो हैं मोहम्मद मोइज्जू ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के साथ ही अपने इरादों का खुलासा शुरू कर दिया। नए राष्ट्रपति के रूप में 17 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण करके 24 घंटे के भीतर मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वहां से वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से उन्होंने किया है तथा कहा है कि मालदीव की जनता ने यह अनुरोध करने के लिए एक मजबूत जनादेश दिया है। 17 नवंबर को राष्ट्रपति पद पर मोइजू के शपथ ग्रहण समारोह में भागीदारी के लिए भारत की ओर से केंद्रीय पृथ्वी मंत्री श्री किरण रिजिजू मालदीव की राजधानी गए थे। भारत मालदीव संबंधों के सिलसिले में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ उनकी विस्तृत वार्ता में भी वहां हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के नागरिकों की मेडिकल सुविधा के लिए भारतीय हेलीकॉप्टर व विमानों के योगदान को मेजबान राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, किंतु रख रखाव के लिए भारतीय सैनिकों की मौजूदगी पर आपत्ति उन्होंने व्यक्त किया है। भारत के सहयोग से मालदीव में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी बैठक में की गई है तथा इसके लिए भारत के योगदान की सराहना भी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, भूटान नरेश जिग्मे खेसर जो है नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा हुई है। जो भूटान के नरेश हैं वर्तमान में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है अभी भारत की यात्रा की है अपने देश का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ। जो भूटान के अभी नरेश हैं जिग्मे खेसर, उन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा नवंबर 2023 में पूर्वाधार में संपन्न यात्रा से पहले द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में अप्रैल 2023 में ही भारत की यात्रा उन्होंने किया था। नई दिल्ली में भूटान नरेश यहाँ पे देख रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के। सीमा विवाद पर चीन द्वारा भूटान के साथ चल रही वार्ता पर नजर के परिप्रेक्ष्य में भूटान नरेश भारत की यात्रा कूटनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी। 8 दिन की भारत की अपनी इस यात्रा की शुरुआत असम से उन्होंने किया, जहां गुवाहाटी में सबसे पहले कामाख्या मंदिर वह गए
वहां पूजा अर्चना किया। अगले ही दिन काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का दौरा उन्होंने अपने साथ आए दल सहित किया। नेक्स्ट आता है कीनिया के राष्ट्रपति जो है विलियम रूटो की भारत यात्रा। विलियम रूटो जो कहा कि कीनिया के राष्ट्रपति हैं। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम समाई रूटो ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा 4 से 6 दिसंबर 2023 को की। राष्ट्रपति के रूप में भारत की उनकी यह पहली यात्रा थी। वैसे 6 वर्ष के अंतराल के बाद कीनिया के किसी राष्ट्रपति की भारत की यह यात्रा थी। यहाँ पे देख सकते हैं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मेहमान राष्ट्रपति को औपचारिक स्वागत 5 दिसंबर को हुआ, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उनकी वार्ता जो है हैदराबाद हाउस में हुआ। दोनों देशों के हिंद महासागर में जुड़े देश होने के नाते समुद्र सुरक्षा, समुद्री डकैती एवं मादक पदार्थ की तस्करी इस वार्ता के विषय में रहे। आतंकवाद में मानवता के लिए गंभीर चुनौती मानते हुए इसके विरुद्ध लड़ाई में आपसी सहयोग बढ़ाने का निर्णय वार्ता में किया गया। साझा किया गया सैन्य अभ्यास के साथ भी दोनों का साझा किया गया। सारे वार्ता हुआ इस बात में, वार्ता में सारे बात हुआ। अगला है कोप 28 दुबई में संपन्न हुआ। कोप 28 जो है यह दुबई में संपन्न। जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर सहमति। जलवायु परिवर्तन के ग्लोबल वार्मिंग जैसे दुष्प्रभावों से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल लगभग 200 देशों का 28वां सालाना सम्मेलन कोप 28 संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 30 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ। यूएई के उद्योग एवं उच्च प्रौद्योगिकी मंत्री जो है सुल्तान अल जाबेर की अध्यक्षता में संपन्न इस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में से 150 से भी अधिक वैश्विक नेताओं सहित लगभग 90,000 प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों, बैंकों व संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस वर्ष शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर को सम्मेलन सत्र को संबोधन करते हुए तापमान वृद्धि पर अंकुश के लिए कार्बन उत्सर्जन हटाने पर बल दिया तथा इसके लिए विकासशील देशों को समुचित मदद की आवश्यकता पर बल दिया। वर्ष 2028 में कोप 23 का आयोजन भारत की मेजबानी में करने की पेशकश की श्री मोदी ने अपने संबोधन में किया। अगला जो आता है तिथि वर्ष संक्षिप्त घटनाक्रम को देखते हैं। नवंबर में क्या हुआ? 15 नवंबर को एकादिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक विश्व रिकॉर्ड विराट कोहली का हुआ। इन्फोसिस फाउंडेशन के वर्ष 2023 में पुरस्कारों की घोषणा हुआ। 18 नवंबर को निकारागुआ की सेनियस पेलोसियस जो है निकारागुआ के सेनियस पेलोसियस वर्ष 2023 की मिस यूनिवर्स चुनी गई है। 19 नवंबर को भारत को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार आईसीसी विश्व कप विजेता बना। वर्षांत का एटीपी टूर्स फाइनल्स सर्बिया के नोवाक जोकोविच के नाम रहा। वर्षांत के WTA फाइनल्स में पोलैंड के ईगा स्विटेक विजेता रहीं। दक्षिण पश्चिमी जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 20 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ, दूसरा संस्करण। 23 नवंबर को अफगानिस्तान ने भारत स्थित अपना राजदूत को बंद किया। 24 नवंबर को इजराइल हमास युद्ध के बीच अस्थायी युद्ध विराम हुआ। 4 दिन का युद्ध जो है 7 दिन तक जारी रहा। 26 नवंबर को वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार आयरलैंड के साहित्यकार जो है पॉल लिंच को उनके उपन्यास परफेक्ट सॉन्ग के लिए दिया गया। कौन है? पॉल लिंच, आयरलैंड के साहित्यकार है। परफेक्ट सॉन्ग के लिए दिया गया। इटली 47 वर्ष बाद पुरुषों के टेनिस टीम चैंपियनशिप के डेविड कप विजेता बना। 27 नवंबर को क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। 28 नवंबर को भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर फिल्म जो है कौन है? एडलैंड्स बॉर्डर है।
इनलैंड्स बॉर्डर 29 नवंबर को। देखिए अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन हुआ, 30 नवंबर को। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 28 कहाँ पे, दुबई में संपन्न हुआ। नेक्स्ट आता है दिसंबर, 4 दिसंबर को 3 दिन की यात्रा हेतु कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो का नई दिल्ली पहुंचे। 5 दिसंबर को रही। विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो है उर्सुला वान डेर लियन शीर्ष स्थान पे रही। 7 दिसंबर को देखिए अमेरिकी पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के जीती। 8 दिसंबर को इजराइल हमास युद्ध विराम हेतु सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव अमेरिका का वीटो जारी किया गया। 13 दिसंबर को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 28 दुबई में समापन हुआ इसका। वैसे हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी किया। फिर हम लोग का आता है कीड़ा जगत। कीड़ा जगत को भी देखते चलते हम लोग, नवंबर में क्या हुआ, उसके बाद आता है दिसंबर का, वो भी देखेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए नवंबर में क्या हुआ। दिवंगत पूर्व जो है श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत जो श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर प्रयागराज में आयोजित 38वें अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में सेना के सूबेदार जो है जसवंत सिंह बाघेल व महिला वर्ग के जो है CISF के जो है रीनू ने प्रथम स्थान प्राप्त किए। और पुरुषों में जो है सेना के ही बुगाथा श्रीनु व प्रयागराज के अनिल कुमार क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है, जबकि महिला में दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः दिल्ली के नूतन और प्रयागराज के शिप्रा कुमारी ने प्राप्त किया। एक नजर हम देखिए इंदिरा मैराथन 2023 पुरुष में जसवंत सिंह बघेल व महिला में रीनू विजेता रही। यहाँ पे एक दृश्य भी देख सकते हैं जसवंत सिंह बघेल पुरुष में पहले स्थान रहे जसवंत सिंह बघेल जो है कितना किलोमीटर 42.195 किलोमीटर का यह दौड़ 2 घंटा 21 मिनट 50 सेकंड में पूरा किए। 2 घंटा 21 मिनट 50 सेकंड में इन्होंने पूरा किया। पुरुषों का जो है यहाँ पे देख रहे हैं ATP टूर्स फाइनल्स 2023। देखिए नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड्स 7वीं बार इन्होंने जीता है। पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। 2 घंटा 21 मिनट 50 सेकंड में इन्होंने अपनी दूरी को तय किया है, जबकि महिला वर्ग की विजेता जो है रीनू ने यह दूरी 2 घंटा 58 मिनट 16 सेकंड में तय किया है। पहले स्थान रहे दोनों धावकों को 2-2 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कार दिया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर रहे 1-1 लाख को और तीसरे स्थान पर रहे उनको 75-75 हजार रुपए की राशि दिया गया है। 11वें स्थान पर रहे धावक को 10-10 हजार रुपए की राशि प्रदान किया गया है। अगला ये पॉइंट देखते हैं। पुरुषों का जो है ATP टूर्स फाइनल्स 2023 नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 7वीं बार विजेता बने हैं। सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त पुरुष खिलाड़ियों के लिए ATP वर्ष 2023 के स्वतंत्र ATP टूर्स फाइनल्स का आयोजन इटली के जो है ट्यूरिन में 12 से 19 नवंबर 2023 को हुआ। ATP के इस वर्षात टूर्नामेंट का एकल खिताब जो है सर्बिया के नोवाक जोकोविच फाइनल में इटली के जेनिक एसनियर को हराकर जीते हैं। सीनियर को युगल खिताब के लिए जो है राजीव राम अमेरिका के हैं व सैलिसबरी जो ब्रिटेन के गत विजेता जोड़ी ने मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन के रही ओरासियो जेबर्न्स जो अर्जेंटीना की जोड़ी के फाइनल में पराजित किया है। ATP टूर्स फाइनल्स एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का सत्र का अंतिम टूर्नामेंट होता है तथा यह प्रति वर्ष नवंबर माह में ही आयोजित किया जाता है। ATP टूर्स फाइनल्स वर्ष के सर्वश्रेष्ठ 8 खिलाड़ियों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का एकल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, जबकि युगल प्रतिस्पर्धा में 8 जोड़ियां टूर्नामेंट में शामिल की जाती है। वर्ष 2023 का उपयुक्त आयोजन एकल खिताब जो है 54वां और युगल खिताब 49वां आयोजन था। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं ने ATP टूर्स फाइनल का खिताब यह कैमे बार जीते, सबसे अधिक 7वीं बार इन्होंने जीता है सर्वाधिक।
नेक्स्ट आता है दोस्तों 21 नवंबर को क्या आता है, देखिए 21 नवंबर को आता है कि हॉकी इंडिया की महिला की तीसरी सीनियर जो है अंतर विभागीय हॉकी चैंपियन का खिताब भारतीय तेल निगम आईओसी ने नई दिल्ली के फाइनल में गत विजेता जो है रेलवे को हराकर अपने नाम किया है। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 4-4 पर बराबर थी। शूट आउट दौरान तेल निगम का टीम जो है 3-2 से विजय दर्ज किया। महिलाओं की अंतर विभागीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 आईओसी विजेता रहा है। भारत के पंकज अडवाणी इंटरनेशनल बिलियर्ड्स के स्नूकर फेडरेशन के दोहा में संपन्न जो है बिलियर्ड्स चैंपियन में विश्व विजेता जीतने में सफल है। अपने देश के यह सौरव कोठारी पंकज अडवाणी 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीते हैं। इतना याद रखिए, पंकज अडवाणी जो है दोस्तों यह 26वीं बार विश्व बिलियर्ड का खिताब इन्होंने जीता है। यहाँ पे सौरभ कोठारी को फाइनल में हराकर विश्व बिलियर्ड्स लॉग फॉर्मेट खिताब अपने नाम किया है। अगला आता है 23 नंबर को, देखिए क्या है कि चेन्नई में 79वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष व महिला वर्ग के खिताब क्रमशः वेलवन सैंतिक कुमार जो तमिलनाडु के हैं और अनहात सिंह जो दिल्ली से जीते हैं। दोनों ने ही पहली ही बार सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतने में सफलता प्राप्त किया है। वेलावन सेंथिल कुमार व अनाहत सिंह राष्ट्रीय स्क्वैश खिताब इन लोगों ने जीता है। यहाँ पे इनका एक दृश्य भी देख सकते हैं। पुरुष वर्ग के ये तमिलनाडु के हैं विजेता, अभय सिंह को फाइनल में हराया है। और 15 वर्षीय अनाहत इस खिताब की जो है दूसरी सबसे युवा विजेता है। इसमें कम उम्र में यह खिताब वर्ष 2000 ईस्वी में जोस्ना चिनप्पा के केवल 14 वर्ष की आयु में जीता था। जोस्ना के बाद 19 बार राष्ट्रीय खिताब की विजेता रही है। 24 नंबर को देखिए, भारत के बिलियर्ड्स स्टार जो है पंकज अडवाणी ने दोहा में सौरव कोठारी को फाइनल में हराकर पॉइंट फॉर्मेट बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने में सफलता प्राप्त की। पॉइंट फॉर्मेट में पंकज अडवाणी विश्व खिताब जीते हैं इन्होंने। 47 वर्ष के अंतराल के बाद इटली डेविस कप का विजेता बना है। 47 वर्ष के अंतराल के बाद जो है पुरुष टीम टेनिस डेविड कप विजेता बना है। यहाँ पे 26 नवंबर 2023 को बना वर्ष 2023 के डेविस कप के लिए फाइनल मुकाबले ऑस्ट्रेलिया व इटली के बीच स्पेन में मालागा में 21 से 26 नवंबर 2023 को था। इस मुकाबले में पहले एकल में इटली के माटोवा अर्नाल्डी ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन को हराकर 1-0 की बढ़त बना दी थी। दूसरे एकल में एलेक्सा डी मिनोर को हराकर जेनिक सीनर ने इटली की 2-0 से विजेता सुनिश्चित किया है। 123 वर्ष पुराना टूर्नामेंट में इटली की टीम दूसरी बार विजेता बनी है। इससे पहले 1976 में चिली को फाइनल में हराकर इटली ने पुरुष की टीम चैंपियनशिप का यह टूर्नामेंट जीता था। ऑस्ट्रेलिया 28 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुका है, विजेता रहा है 28 बार। 26 नवंबर को देखिए क्या होता है। चीन में शेनज़ेंग में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष की युगल स्पर्धा में फाइनल मुकाबले में चीन के लियांग विक्यांग व वांग चैंग की जोड़ी को हारकर उप विजेता रहे हैं लोग। चाइना मास्टर्स 2023 भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी उप विजेता रही है। इस टूर्नामेंट में पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः जापान को गया है और चाइना जीता है। हॉकी में देखिए 28 नवंबर को हॉकी इंडिया के तत्वाधान में पुरुषों की 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में चेन्नई में 17 से 28 नवंबर 2023 को हुआ। इसका खिताब पंजाब ने फाइनल में गत विजेता हरियाणा को पेनाल्टी शूटआउट के दौरान हराकर जीत लिया है। पंजाब ने हॉकी इंडिया का यह खिताब चौथी बार अपने नाम किया है। पुरुष का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब
विजेता रहा है 2023 में। तीसरा व चौथा क्रम से तमिलनाडु व कर्नाटक का रहा है। इस टूर्नामेंट में पंजाब की टीम कप्तान कौन कर रहे थे? हरमनप्रीत सिंह कर रहे थे। अब आते हैं पुरुषों में जो है नोवाक जोकोविच व महिला में इगा स्विटेक। वर्षाद में नवंबर का एक टेनिस खिलाड़ी, यहाँ पे दोनों हैं। पुरुष टेनिस खिलाड़ी की वर्षात एकल एटीपी रैंक यहाँ पे देख सकते हैं, और महिला खिलाड़ी का भी वर्षात एकल WTA रैंकिंग देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है। सबसे ज्यादा बार जीतने वाले नोवाक जोकोविच है, कितने बार? 7 बार। सबसे अधिक बार यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको लिस्ट, देखिए नोवाक जोकोविच का इनका अंक कितना है? 211,245 है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं। थर्ड पे आते हैं डेनियस मेदवेदेव जो रूस के हैं। फोर्थ पे आते हैं जेनिक एसनीर जो इटली के हैं। उसके बाद आंद्रे रूबलेव है जो 5वें स्थान पे आते हैं। और 10वें स्थान पे आते हैं जो अमेरिका के हैं, टेलर फ्रिजट। महिला में देखिए दोस्तों, महिला में प्रथम स्थान किनको है? इगा स्विटेक को। फिर दूसरे स्थान जो पोलैंड की है इगा स्विटेक। आर्यन साबालेंका जो है या बेलारूस की है जो सेकेंड स्थान पे आती है। थर्ड पे आती है कोको गॉफ जो अमेरिका की है। एलेना रिबाकिना जो कजाकिस्तान की है। और 10वें पे आते हैं बारबोरा क्रिजिकोवा जो चेक गणराज्य के हैं। अब आते हैं दिसंबर में, जो देखते हैं पॉइंट्स बनता है कि भारत के दौर पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के विरुद्ध रायपुर में खेला गया जो चौथा T20 मैच जीतकर भारत ने 3-1 से निर्णायक बढ़त बना ली। इस श्रीलंका में भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्य कुमार यादव ने किया। भारत की ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है T20 श्रृंखला में निर्णायक बढ़त रायपुर में जो है रायपुर मैच में विजय के साथ T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे अधिक 136 मैच जीतने का रिकॉर्ड भारत अपने नाम किया। इससे पहले 135 ऐसे मैच जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। 236 मैचों में पाकिस्तान ने बनाया था यह रिकॉर्ड। भारत ने सबसे अधिक 136 मैच जीतने का रिकॉर्ड मात्र 213 मैचों में ही अपने नाम कर लिया है। अब 3 दिसंबर को देखते हैं क्या न्यूज था कि भारत के दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई की क्रिकेट टीम बेंगलुरु के अंतिम 5वें T20 मैच में 6 रन से पराजित हुआ, जिसमें 5 T20 मैचों का यह श्रृंखला भारत ने 4-1 से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध T20 श्रृंखला भारत ने 4-1 से जीत लिया। अब आते हैं चेन्नई की वैशाली देश की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली भारत की तीसरी महिला बनी है। आर प्रगनंदा व आर वैशाली ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली भाई बहन की विश्व की यह पहली जोड़ी है दोस्तों। चेन्नई में 22 वर्षीय आर वैशाली जिन्होंने फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज खिताब जीतकर 2024 का कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भाग लेने का अर्हता नवंबर 2023 में प्राप्त किया है। ग्रैंड मास्टर खिताब के लिए आवश्यक जो है इलो रेंटिंग स्पेन के जो है एल लिब्रागाट ओपन में जो एक मुकाबले में 1 दिसंबर को प्राप्त कर ली है। ग्रैंड मास्टर खिताब के लिए आवश्यक तीसरा ग्रैंड मास्टर नाम अक्टूबर 2023 में ही एक टूर्नामेंट में उन्हें प्राप्त किया था। चेन्नई के आर वैशाली भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर है। इसमें 3 महिलाएं हैं, आर वैशाली है, केनरू हम्पी है और डी हरिका है। 22 वर्षीय वैशाली को 18 वर्षीय भाई आर प्रगनंदा को शतरंज ग्रैंड मास्टर खिताब पहले ही प्राप्त है। इस प्रकार प्रगनंदा व वैशाली जोड़ी शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भाई बहन की यह पहली जोड़ी बन गई है। महिला प्रीमियम लीग का देखते हैं 9 दिसंबर को देखते हैं। महिला प्रीमियम लीग दूसरा संस्करण के लिए महिला खिलाड़ियों की नीलामी मुंबई में संपन्न। भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी में चंडीगढ़ के तेज गेंदबाज जो है कासवी को गुजरात जाइंट्स ने सबसे अधिक मूल्य 2 करोड़ में लिया है। WPL दूसरा संस्करण के लिए खिलाड़ियों की नीलामी जिसमें चंडीगढ़ की तेज गेंदबाज जो है कासवी को गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ में लिया। बंगाल के दौरे में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की मीरपुर में दूसरा टेस्ट मैच में 4 विकेट से विजयी रही। इसमें दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैच, यह श्रृंखला 1-1 से बराबर
पर समाप्त हो गया। बांग्लादेश न्यूजीलैंड टेस्ट 1-1 से बराबर रहा है। वर्ष 2024 का फार्मूला 1 रेस का कार्यक्रम यहाँ पे देख सकते हैं एक नज़र में। वर्ष 2024 का फार्मूला 1 रेस शुभारंभ जो है 2 मार्च 2024 को बहरीन ग्रैंड पिक्स में रेस में होगा। इससे वर्ष 24 ऐसे रेसों का आयोजन फार्मूला 1 का कार्यक्रम है। इन सभी तिथियों का स्थान यहाँ पे दिया है। पहला जो है कब होगा, 29 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में बहरीन में होगा। स्थान कहाँ पे, साखिर में होगा। फिर 7 से 9 मार्च में होगा सऊदी अरब में। फिर 22 से 24 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में। फिर 5 से 7 अप्रैल को जापान में। फिर 19 अप्रैल से 21 अप्रैल को चीन में होगा। फिर 3 मई से 5 मई मियामी में होगा। ऐसे टोटल जो है दोस्तों कितने 24 है, जो 6 से 8 दिसंबर को आबू धाबी लास्ट होगा दिसंबर में। 10 दिसंबर को देखते हैं हम लोग क्या पॉइंट बनता है। पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर पहले पैरा खेल नई दिल्ली में शुरू किया गया। नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 7 पैरा खेल शामिल किया गया है। पहले खेलो इंडिया पैरा खेल में नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया है। इसमें 7 गो नए गेम शामिल किया गया है। चेन्नई में जो है महिलाओं की नेशनल 6 रेड स्नूकर चैंपियन का खिताब मध्य प्रदेश की जो है अमी कमानी ने फाइनल में अनुपमा रामचंद्र को हराकर जीता है। अमी कमानी का स्नूकर खिताब मिला। अमी कमानी का स्नूकर खिताब मिला है। भारत के दौर पर इंग्लैंड की महिला की क्रिकेट टीम मुंबई में तीसरे टी20 मैच में 5 विकेट से पराजित हुई। इससे 3 टी20 मैच की यह श्रृंखला इंग्लैंड ने 2-1 से जीत लिया। इंग्लैंड ने श्रृंखला के पहले दोनों मैच जीते थे। इंग्लैंड के विरुद्ध भारत की महिला टी20 क्रिकेट टीम 2-1 से पराजय रहा। भारत वेस्ट इंडीज के दौरे पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ब्रिज टाउन में तीसरे एकादिवसीय मैच में 4 विकेट से पराजय हुई। इससे 3 मैच की एक ओडीआई श्रृंखला वेस्ट इंडीज ने 2-1 से जीत लिया। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड ओडीआई श्रृंखला वेस्ट इंडीज 2-1 से विजेता रहा है। वैसे हम लोगों ने खेल परिदृश्य को भी खत्म किया। फिर हम लोग नेक्स्ट जो सेशन लेके आएंगे उसमें क्या रहेगा दोस्तों, सार संग्रह रहेगा और 30 जो MCQ रहता है वो भी हम करा देंगे।